अभ्यास एकेडमी में आपका स्वागत है। आज से हम स्टार्ट करने वाले हैं केमिस्ट्री की वीडियो सीरीज, जिसके अंदर आज हम वीडियो में देखेंगे पहला चैप्टर। कौन सा? सॉलिड स्टेट। चैप्टर इम्पोर्टेंट है। अगर आप बोर्ड के नज़रिए से देखें या JEE नेट के नज़रिए से देखें, बोर्ड में तो 4 मार्क का तो पूछते ही है, लेकिन JEE और नीट में भी इस चैप्टर के 4 या उससे ज़्यादा मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, तो ये चैप्टर सॉलिड स्टेट इम्पोर्टेंट है। सॉलिड स्टेट ये चैप्टर कुछ थोड़ा बहुत इमेजिनेशन पर है। जैसे भी आप कुछ इमेजिनेशन करते हो, जैसे कि कोई स्टूडेंट ने बायोलॉजी लिया है तो वो अभी सोच रहा होगा कि मैं फ्यूचर में डॉक्टर बनूंगा और ऐसे कोविड-19 जैसे कोई वैक्सीन फाइंड करूंगा और लोगों की मदद करूंगा। वैसे ही आप ये चैप्टर को भी थोड़ा ऐसा इमेजिनेशन के तौर पे लेना, ताकि क्योंकि क्या है कि कुछ चीज़ें ऐसी है जो हमें दिखती नहीं है बट एक्चुअल में है, और उसको अगर आपको दिमाग में लाना हो तो थोड़ा बहुत क्या करना पड़ेगा? इमेजिनेशन करना पड़ेगा। ठीक है, तो इमेजिनेशन के थ्रू ही हम इस चैप्टर को आराम से सॉल्व कर सकते हैं। तो सॉलिड स्टेट, अभी सॉलिड स्टेट शुरू करने से पहले एक टर्म था जो आप ऑलरेडी बहुत बार पढ़ चुके हो। क्या है वो? मैटर। मैटर क्या है? तो मैटर की डेफिनेशन तो सबको मालूम होगी। मैटर ये है कि द सब्सटेंस विच हैविंग अ मास एंड ऑक्यूपाइड सम वॉल्यूम इन अ स्पेस, जो जिसका कुछ मास होता है और वो और कुछ वॉल्यूम, कुछ अपनी जगह एटमॉस्फेयर के अंदर रोक रहा है। जैसे कि ये मार्कर, ये भी एक क्या है? ये भी एक मैटर है। मैं खुद एक मैटर हूँ। एटमॉस्फेयर में जो एयर मूव हो रही है उसका भी कुछ ना कुछ मास होता है और वो भी क्या है? एक मैटर ही है। सो मैटर का मतलब क्या? मैटर जो सब्सटेंस का कुछ खुद का मास हो और वो एटमॉस्फेयर में अपनी कुछ जगह ऑक्यूपाइड कर रहा हो। ठीक है, तो वो क्या हो जाएगा? मैटर। अभी मैटर के 3 टाइप जो आप स्कूल स्टैंडर्ड में बहुत बार पढ़ चुके हो। तो मैटर के 3 टाइप्स है। कौन से? एक तो है सॉलिड, दूसरा है लिक्विड और तीसरा है गैस। सॉलिड, लिक्विड एंड गैस तीनों क्या है? मैटर के हम क्लासिफिकेशन बोल सकते हैं, जिसमें लिक्विड और गैस के बारे में आप ऑलरेडी पढ़ चुके हो। ठीक है, इस चैप्टर में आपको फुल्ली फोकस किस पे करना है? सब कुछ सॉलिड के अंदर। सॉलिड के कैरेक्टरिस्टिक्स आ जाएंगे, उसके अंदर मॉलिक्यूल्स का स्ट्रक्चर आ जाएगा, वो उसका क्लासिफिकेशन आ जाएगा, वो उसके मतलब कौन से प्रॉपर्टीज वो दिखा रहा है, और जो पूरा सॉलिड का है वो सब कुछ इस चैप्टर के अंदर आ जाएगा। ठीक है, तो इस चैप्टर में सिर्फ फोकस क्या करना है? सॉलिड के ऊपर। तो चलते हैं आगे सॉलिड के अंदर। पहले हम देखते हैं किसी भी चीज में अगर ट्राई मतलब उसके अंदर हमें पढ़ना चाहते हो तो उसमें क्या फोकस करना पड़ेगा हमें? तो वो फोकस करना पड़ेगा उसके कैरेक्टरिस्टिक। तो पहले इसका पॉइंट है कैरेक्टरिस्टिक्स। सॉलिड के कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है? सॉलिड के कैरेक्टरिस्टिक्स हमें पढ़ने हैं। तो पहला कैरेक्टरिस्टिक है उसका फिक्स शेप एंड सेकंड है फिक्स्ड वॉल्यूम। सॉलिड का शेप कभी भी चेंज नहीं होता। ये मार्कर आज जो जैसी दिख रही है, 5 साल बाद, 25 साल बाद ये मार्कर क्या होगी? वैसे की वैसे, उसका शेप चेंज नहीं होगा। ठीक है, वैसे ही वॉल्यूम मतलब कोई 1 लीटर पानी की बोतल ले लो, वो बोतल में आज कितना पानी आ रहा है? 1 लीटर आ रहा है। 5 साल बाद भी वो बोतल में जब भी आप पानी डालोगे तो वो 1 लीटर ही होगा। उसके शेप में चेंज ना होगा ना तो फिर उसके वॉल्यूम में कोई चेंज आया होगा। उसके अंदर की जितनी जगह है वो वही की वही रहेगी, उसके अंदर कुछ चेंज नहीं होगा। मतलब उसका शेप एंड वॉल्यूम क्या है? फिक्स्ड है, वो कभी भी चेंज नहीं होता। ठीक है, तो ऐसा क्यों होता है कि उसका शेप एंड वॉल्यूम कभी भी चेंज नहीं होता? तो उसका एक रीजन है। सॉलिड आप स्कूल स्टैंडर्ड में मतलब पिछले स्टैंडर्ड में आप ऐसे ही ड्रॉ करते हो कि ऐसा कुछ सॉलिड है जिसके अंदर पार्टिकल्स ऐसे अरेंज किए हुए हैं। ओके, ये पार्टिकल्स इस तरह से अरेंज है। अभी ये सारे पार्टिकल्स को हम क्या बोल सकते हैं? एटम्स भी बोल सकते हैं, या फिर मॉलिक्यूल्स भी बोल सकते हैं, या फिर उसका आयन भी बोल सकते हैं। सो ये पार्टिकल्स क्या हो सकते हैं? एटम्स, मॉलिक्यूल्स और आयन, तीनों में से कुछ भी हो सकते हैं।
तो ये जो पार्टिकल्स है उसके बीच में कहीं भी जगह है नहीं, उसके अंदर कुछ भी स्पेस नहीं है जिसके थ्रू वो अंदर कुछ आगे पीछे हो सके, मतलब उसके शेप चेंज करने के लिए उसके पास कोई वॉल्यूम बचा नहीं है, जिसके लिए ये क्या होगा, उसका शेप एंड वॉल्यूम क्या हो जाएगा, फिक्स। अभी थर्ड पॉइंट क्या है, ये जो पार्टिकल्स है, ये पार्टिकल्स को मैंने चिपकाया है, कोई फेविस्टिक से चिपकाया है, कोई या फेविकॉल या कुछ ऐसे गुण डाल के उसको चिपकाया है, नहीं, ऐसा नहीं है। वो सारे पार्टिकल्स एक दूसरे के साथ अट्रैक्शन की वजह से अटैच है, मतलब एक पार्टिकल्स दूसरे को अट्रैक्ट कर रहा है तो वो दूसरा पार्टिकल तीसरे को अट्रैक्ट कर रहा है। ये अट्रैक्शन फोर्स, इन दो पार्टिकल्स के बीच का फोर्स उसको क्या रखता है, एकदम नजदीक नजदीक रखता है, ठीक है। और उस फोर्स को हम क्या बोलेंगे, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स। तो सॉलिड के अंदर ये पार्टिकल्स बहुत नजदीक है, ऐसा कब पॉसिबल होगा, जब उसके अंदर का अट्रैक्शन फोर्स सबसे ज्यादा होगा। सबसे मतलब किससे ज्यादा, लिक्विड और गैस की कंपैरिजन में, क्योंकि उसके अंदर पार्टिकल्स थोड़े डिस्टेंस में होते हैं, लेकिन सॉलिड में एकदम पास पास होते हैं। उसका रीजन क्या है, उसके अंदर का इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स कंपेयर टू लिक्विड एंड गैस क्या है, ज्यादा है। तो हम इसमें क्या लिख सकते हैं, हाई इंटर मॉलिक्यूलर फोर्स, ठीक है। तो ये हो जाएगा थर्ड पॉइंट, हाई इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स। अभी फोर्थ पॉइंट क्या है, तो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ज्यादा है, सॉलिड है, ऐसा है, सब कुछ हमें मालूम चल गया। अभी वो कैसे होता है, हार्ड एंड रिजिड। हार्ड एंड रिजिड मतलब आप जितने भी सॉलिड देखते होते हैं मार्कर जैसे, वो कैसी है, हार्ड मटेरियल, मतलब वो क्या होगा, हार्ड है। रिजिड का मतलब वो कभी भी चेंज नहीं होता शेप, तो वो क्या हो गया, रिजिड मतलब जड़ बोलते हैं ना उसको, जब फिक्स हो जाती है, जिसको हम चेंज नहीं कर सकते, तो वो क्या है, हार्ड एंड रिजिड। हाँ, एक मटेरियल आता है स्पंज, जो आपने देखा होगा, तो स्पंज को तो आप प्रेस कर सकते हो, तो इसका मतलब क्या, वो स्पंज लिक्विड है, नहीं। स्पंज का मटेरियल ऐसा बना हुआ है कि उसके अंदर छोटे छोटे गड्ढे होते हैं, और वो गड्ढों में क्या फिक्स हो जाती है, एयर। और जब भी आप प्रेस करते हो तो वो एयर क्या करेगी, वहां से मूव करने लगेगी, और उसी की वजह से क्या होगा, वो स्पंज को हम प्रेस कर सकते हैं। लेकिन स्पंज है तो क्या, वो एक टाइप का सॉलिड ही है, वो कोई और मटेरियल नहीं है, ठीक है। तो वो भी सॉलिड में काउंट होगा। तो सॉलिड क्या हो गया, हार्ड एंड रिजिड। फिफ्थ पॉइंट है फ्लूइडिटी। फ्लूइडिटी का मतलब क्या, जैसे पानी कैसा होता है, फ्लो हो सकता है। एयर मतलब गैस क्या हो सकता है, फ्लो हो सकता है, मतलब उसमें फ्लोइंग कैपेसिटी है, तो वो एक जगह से दूसरी जगह अपने आप मूव हो सकते हैं। कभी मार्कर मूव होते हुए देखिए, कभी हम लोग मूव होते हुए देखे, तो सॉलिड कभी भी मूव नहीं होता, उसके पास ऐसी कोई स्पेस नहीं होती कि जिसके थ्रू वो फ्लो हो सके, इसलिए इसको क्या बोलेंगे, दे डू नॉट हैव फ्लूइडिटी। इस फिफ्थ पॉइंट में क्या आएगा, डू नॉट हैव फ्लूइडिटी, मतलब इसके अंदर फ्लूइडिटी की प्रॉपर्टी नहीं है। तो ये एक पॉइंट हो गया, ओके। फिक्स शेप, फिक्स वॉल्यूम, फिर ये एटम्स मॉलिक्यूल साइंस के तौर पे जो मटेरियल अंदर पार्टिकल्स होते हैं वो, हाई इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स, हार्ड एंड रिजिड, एंड डू नॉट हैव फ्लूइडिटी। अभी 6 पॉइंट क्या है, क्या होगा, इनकम्प्रेसिबल। इनकम्प्रेसिबल का मतलब क्या, कि उसको कंप्रेस मतलब हम दबा नहीं सकते, ठीक है। कोई आप एटम्स को किसी कंप्रेस कर सकते हो, कभी भी नहीं। एटम्स को आप प्रेस नहीं कर सकते। हाँ, ऐसा हो सकता है कि दो एटम दूर दूर हो और उसको प्रेशर लाके उसको नजदीक ला सकते हो, लेकिन जैसे ही वो नजदीक आ जाए फिर उसको कंप्रेस करना मुश्किल है, ठीक है। तो एटम्स क्या हो गए, इनकम्प्रेसिबल। फिर 7 का मतलब क्या, अभी ऐसा है कि लिक्विड और गैस के क्या होती है, काइनेटिक एनर्जी होती है, मतलब वो गैस यहाँ पर फ्लो करता है, फिर लिक्विड भी फ्लो कर सकता है, तो उसके अंदर काइनेटिक एनर्जी होती है। तो क्या सॉलिड के अंदर काइनेटिक एनर्जी होती है। एक एग्जांपल लेते हैं कि अगर आपके पास कोई कार है, आप कार लेके कोई हाईवे पे गए हो, तो वहां आपकी स्पीड क्या होगी, एकदम ज्यादा, क्योंकि रोड क्लियर हो गया, आप आराम से हाई स्पीड पे जा सकते हो। अब अगर वही कार आप किसी मार्केट के अंदर ले जाओ तो क्या होगा, तो वहां पॉसिबल नहीं है कि जो हाईवे की स्पीड थी उसी स्पीड से यहाँ चला सके। ऐसा क्यों,
हुआ क्या कि बहुत सारा क्राउड है जिसको हम हाई स्पीड से उसके अंदर नहीं चला सकते। तो वैसे ही क्या करें, आपको यहाँ पर प्रॉब्लम क्या होगी सॉलिड के अंदर की जो पार्टिकल्स है वो एक दूसरे के बहुत नजदीक नजदीक है, मतलब यहाँ का क्राउड क्या है बहुत हाई है। तो उसके लिए क्या होगा कि वो पार्टिकल्स काइनेटिक एनर्जी मिलने पर भी क्या होगा, मूव नहीं हो पाएगा। ठीक है, एक और एग्जांपल लेते हैं, अगर कोई बस है तो बस के अंदर पूरी बस एकदम से भरी हुई है, खड़े खड़े की जगह नहीं है, लेकिन आप उसके अंदर जाते हो एकदम घुस के, चलो चले भी गए, ठीक है, तो आप क्या उसके अंदर एक जगह से दूसरी जगह जा सकते हो? नहीं, आप ना तो वो, क्योंकि आगे बहुत सारा क्या है, बहुत सारी पब्लिक है, बहुत सारे लोग है, तो उसको आप मूव होकर क्रॉस करके वहां जा नहीं सकते, मतलब पार्टिकल कैन नॉट बी मूव। बट हाँ एक चीज हो सकती है, आप जहां बैठे हो, जहां खड़े हो वहां बस के अंदर, वहां ऑसिलेट तो हो सकते हो, जैसे वैसे मूव तो हो सकते हो, मतलब ये पार्टिकल भी क्या करेंगे, मूव नहीं हो सकते बट अपनी पोजीशन पे ऑसिलेट हो सकते हैं, जिसको हम वाइब्रेशन भी बोल सकते हैं, कि वहां वो क्या हो सकते हैं, वाइब्रेट भी हो सकते हैं। तो क्या हुआ, 7 पोर्ट क्या होगा, पार्टिकल डू नॉट मूव बट it can oscillate on their पोजीशन, मतलब उनकी पोजीशन पर क्या हो गया, वो ऑसिलेट हो सकते हैं या तो फिर वाइब्रेट हो सकते हैं। क्या हो सकते हैं, वाइब्रेट हो सकते हैं। ठीक है, सो इतने पॉइंट्स हैं जो क्या दिखाते हैं, सॉलिड के कैरेक्टरिस्टिक, जो सॉलिड होते हैं उसके अंदर ये कुछ चीजें होती है जिसके थ्रू वो क्या हो सकता है, सब पार्टिकल से कुछ अलग दिखता है। ठीक है, अभी नेक्स्ट पॉइंट हम देखेंगे सॉलिड के क्लासिफिकेशन। इसके पहले ये पूरे बोर्ड का स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो ले सकते हो, अगर आपकी नोटबुक में लिखना चाहो तो फिर आराम से इसको वीडियो को पॉज करके आप इसको लिख सकते हो। ठीक है, तो अभी हम नेक्स्ट पॉइंट पे जाएंगे, सॉलिड का क्लासिफिकेशन। सॉलिड के क्लासिफिकेशन दो टाइप से होता है। सॉलिड को दो चीज से हम क्लासिफाइड कर सकते हैं। कैसे, ऑन द बेसिस ऑफ एटम स्ट्रक्चर, मतलब उसके अंदर जो पार्टिकल्स है वो किस तरह से अरेंज किया हुआ है उसको, उस हिसाब से हम सॉलिड को एक क्लासिफाइड कर सकते हैं। और दूसरा है ऑन द बेसिस ऑफ इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, वो पार्टिकल्स के बीच में अट्रैक्शन फोर्स कैसा है, मतलब वीक है, स्ट्रॉन्ग है, किस टाइप का बॉन्डिंग बना हुआ है, जैसे आयोनिक बॉन्ड, वैन डर वाल्स बॉन्ड जो आप 11th स्टैंडर्ड में पढ़ चुके हो, उसके हिसाब से या तो क्लासिफाइड कर सकते हैं। मतलब दो चीज से हम क्लासिफिकेशन कर सकते हैं, एक क्या हुआ ऑन द बेसिस ऑफ अरेंजमेंट ऑफ पार्टिकल्स एंड सेकंड है ऑन द बेसिस ऑफ इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। आज के वीडियो में हम एक क्लासिफिकेशन देखेंगे, कौन सा, ऑन द बेसिस ऑफ क्या, ऑन द बेसिस ऑफ अरेंजमेंट ऑफ पार्टिकल। सो फर्स्ट क्लासिफिकेशन है ऑन द बेसिस ऑफ order of arrangement of particles। ओके, सो ऑन द बेसिस ऑफ ऑर्डर ऑफ अरेंजमेंट ऑफ पार्टिकल्स, जिसके अंदर दो टाइप्स है, एक आएगा क्रिस्टलाइन सॉलिड और सेकंड है एमोर्फस सॉलिड। दो टाइप के सॉलिड है जिसके अंदर पार्टिकल्स की अरेंजमेंट कुछ डिफरेंट है। ओके, एक आएगा क्रिस्टलाइन सॉलिड और एक आएगा एमोर्फस सॉलिड। अभी देखते हैं दोनों में फर्क क्या है। तो पहला पॉइंट क्रिस्टलाइन सॉलिड, जिसके अंदर क्या है, पार्टिकल्स अरेंज in a regular 3-dimension pattern। ओके, जिसके अंदर पार्टिकल्स क्या हो गए, अरेंज तो हो गए, लेकिन किस मैनर में, 3 डायमेंशनली हो गए और रेगुलर, मतलब एक उसकी पैटर्न कभी भी क्रैक नहीं होगी, उसकी पैटर्न कभी भी ब्रेक नहीं होगी। जैसे
मैं यहाँ पर एक फिगर ड्रॉ करूं, 4 पार्टिकल्स है, ये एक पार्टिकल्स, ये एक पार्टिकल्स, ये एक पार्टिकल्स और ये एक पार्टिकल्स। अभी ये पार्टिकल्स के पीछे एग्जैक्ट कोई एक पार्टिकल्स है, ये एक, ये एक, ये एक और ये एक। ये सारे पार्टिकल्स क्या है, रेगुलर पैटर्न में। अभी आपको कैसा लगेगा कि ये तो सर 3 डायमेंशन में है, नहीं। 3 डायमेंशन बनाओ, कैसे बनेगा, इसको कनेक्ट कर दो, ये 4 को कनेक्ट करो, हो गया। वैसे ही इस 4 को कनेक्ट करो, इसको इंटरनल कनेक्शन दो, बन गया एक क्यूब। तो ये क्या हो गया, 3 डायमेंशनल पार्टिकल्स। ओके, और वो भी क्या है, ये अरेंजमेंट फिक्स है। लेकिन एमोर्फस में क्या होगा, पार्टिकल्स डू नॉट अरेंज इन अ रेगुलर पैटर्न। मतलब इसके अंदर पार्टिकल्स की कोई पैटर्न नहीं होगी कि हाँ यहाँ 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 कहीं पर भी पार्टिकल्स क्या होंगे, अरेंज होंगे। ठीक है, तो ये मटेरियल क्या बोलेंगे हम उसको, कैसा सॉलिड बोलेंगे, एमोर्फस सॉलिड बोलेंगे। और ये क्या हो गया, 3 डायमेंशनल सॉलिड। सेकंड पॉइंट देखते हैं। सेकंड पॉइंट क्या है, सेकंड पॉइंट है कि इसके अंदर लॉन्ग रेंज ऑर्डर होगी। क्या होगी, लॉन्ग रेंज ऑर्डर, और यहां पर होगा शॉर्ट रेंज ऑर्डर। लॉन्ग रेंज ऑर्डर एंड शॉर्ट रेंज ऑर्डर, क्या फर्क है दोनों में। तो लॉन्ग रेंज ऑर्डर मतलब एक पैटर्न जो फिक्स हो गई, मतलब कोई एक क्यूब फिक्स हो गया, तो ये क्यूब यहां से यहां तक इनफाइनाइट वे में वो कनेक्टेड होगा। एक क्यूब यहां पर कनेक्ट हो गया तो इनफाइनाइट वे में यहां पर कनेक्ट होगा। मतलब ये पूरी पैटर्न क्या होगी, 3 डायमेंशनली फैली हुई होगी, और वो एक पैटर्न क्या होगी, कंटिन्यूअसली लॉन्ग रेंज में होगी, उसकी कंटिन्यूस चलता ही जाएगा। ओके, तो वही पैटर्न अगर कंटिन्यूअस हो तो वो किस में होगी, क्रिस्टलाइन सॉलिड में। लेकिन यहाँ पर शॉर्ट रेंज ऑर्डर, मतलब यहाँ पर क्यूब दो, यहाँ पर क्यूब, यहाँ पर क्यूब, यहाँ पर क्यूब, फिर कुछ चेंज होता है, यहाँ पर स्क्वायर हो गया, उसके बाजू में कुछ राउंड हो गया। मतलब यहाँ पर कोई फिक्स ऑर्डर नहीं होगा। हाँ, कोई पैटर्न बनती होगी तो थोड़ी होगी, फिर ब्रेक हो जाएगी, फिर नई पैटर्न कुछ आ जाएगी। मतलब उसमें कुछ सीक्वेंस में नहीं होगा, तो वो क्या हो जाएगा, एमोर्फस सॉलिड, मतलब शॉर्ट रेंज ऑर्डर। थर्ड पॉइंट है, जो क्रिस्टलाइन सॉलिड होते हैं उसका मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है, शार्प मेल्टिंग पॉइंट। और यहाँ पर जो मेल्टिंग पॉइंट होता है वो रेंज में होता है, मेल्टिंग पॉइंट इन रेंज। अभी इसका क्या मतलब निकलेगा कि आपके पास कोई सॉलिड है, वो सॉलिड को हीट देते जाओ, तो वो फिक्स कोई टेम्परेचर, मान के चलो कि वो 100 डिग्री सेल्सियस पे मेल्ट होकर लिक्विड में कन्वर्ट हो जाता है। अभी ये 100 एक फिक्स वैल्यू हो गई कि ये सॉलिड का मेल्टिंग पॉइंट 100 ही है, ना तो वो 98, 99 होगा, ना तो वो 102, 103 होगा, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। वो एग्जैक्टली 100 पर ही आके क्या होगा, मेल्ट होगा। मतलब उसका शार्प मेल्टिंग पॉइंट होगा, उसकी वैल्यू परफेक्ट होगी। लेकिन एमोर्फस सॉलिड में क्या होगा, वो एक रेंज में मेल्टिंग पॉइंट होगा। मतलब मान के चलो कि ये जो 100 था उसकी जगह उसमें क्या आ जाएगा कि वो 95 से लेके 105 की रेंज के अंदर मेल्ट होगा। अभी फिक्स वैल्यू नहीं है कि वो 96 पे होगा, 99 पे होगा, 101 पे होगा, ऐसी कोई फिक्स शार्प वैल्यू नहीं होती एमोर्फस की। तो उसका मेल्टिंग पॉइंट चेंज होता रहेगा, लेकिन कैसे, उसी रेंज के अंदर। तो एक रेंज होगी, तो वो किस में आएगा, एमोर्फस सॉलिड में। मतलब एमोर्फस सॉलिड की मेल्टिंग पॉइंट की रेंज होती है, और क्रिस्टलाइन सॉलिड की क्या होगी, एक शार्प मेल्टिंग पॉइंट होगा। तो ये थर्ड पॉइंट हो गया। फोर्थ पॉइंट क्या, व्हेन वी कट वी ऑब्टेन two surface which are smooth and sharp। फोर्थ यहां पर क्या आएगा, when we cut
we do not get smooth and sharp surface। मतलब क्या हुआ, अगर किसी भी, मान के चलो ये सॉलिड है, ये सॉलिड को मैं बीच से नाइफ से कट करता हूं तो इसकी दो सरफेस मिलेगी, दो सरफेस हो जाएगी दो पार्ट्स में, और वो सरफेस क्या होगी, एकदम से स्मूथ होगी और एकदम शार्प होगी, इसलिए ये क्या हो जाएगा, क्रिस्टलाइन सॉलिड। लेकिन एमोरफस के अंदर क्या होगा कि आप उसको कट करोगे तो दो सरफेस तो मिलेगी, लेकिन वो सरफेस क्या होगी, रफ होगी, मतलब अनइवन ऐसी सरफेस कट होगी, कोई एकदम परफेक्टली स्मूथ नहीं होगा और शार्प भी नहीं होगी। ठीक है, तो ये एक फोर्थ पॉइंट हुआ क्या, व्हेन वी कट वी ऑब्टेन टू सरफेस व्हिच आर स्मूथ एंड शार्प, एंड व्हेन वी कट वी डू नॉट गेट स्मूथ एंड शार्प सरफेस। ओके, तो ये एमोरफस के अंदर हो गया। तो ये हो गए इतने 4 पॉइंट्स कि जिसके अंदर क्या था, लॉन्ग रेंज ऑर्डर, शॉर्ट रेंज ऑर्डर, शार्प रेंज, व्हेन वी कट वी ऑब्टेन टू सरफेस विच आर स्मूथ एंड शार्प, उसमें क्या होगा, स्मूथ एंड शार्प सरफेस नहीं मिलेगा। अभी देखते हैं फिफ्थ पॉइंट, ये लिख देना, वो आपकी नोटबुक में स्क्रीनशॉट लोगे तो भी चलेगा, तो आप आराम से लिख सकते हो। अभी फिफ्थ पॉइंट क्या है, क्रिस्टलाइन और एमोरफस के अंदर फिफ्थ पॉइंट है शार्प एंड कैरेक्टरिस्टिक sharp and characteristic enthalpy of fusion। और फिफ्थ में क्या आएगा, इसमें do not have sharp and characteristic enthalpy of fusion। अभी ये क्या हो गया, एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन क्या है, फ्यूजन मतलब मेल्ट होना, सॉलिड से लिक्विड में कन्वर्ट होना। एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन क्या है, तो एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन का मतलब ये है कि एक मोल सॉलिड को अगर लिक्विड में कन्वर्ट करना हो तो वो सॉलिड को आप कितनी एनर्जी दोगे तो वो सॉलिड में कन्वर्ट हो, लिक्विड में कन्वर्ट होगी, तो वो जितनी एनर्जी है वो क्या होगी, एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन। अभी ये एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन की वैल्यू इसमें क्या है, शार्प, और इसमें शार्प नहीं है। इसमें क्या होगी, इसमें भी वही जैसे मेल्टिंग पॉइंट में था, रेंज होगी, इसमें भी परफेक्ट वैल्यू नहीं होगी। ठीक है, और इसमें क्या होगा, अगर आपको एक मोल सॉलिड को 100 किलो जूल एनर्जी देनी पड़ती है, 200 किलो जूल एनर्जी देनी पड़ती है, तो वो वैल्यू क्या होगी, कभी भी चेंज नहीं होगी। सॉलिड को लिक्विड में कन्वर्ट करने के लिए उतनी एनर्जी फिक्स हो जाएगी। तो वो किस में होगा, क्रिस्टलाइन सॉलिड में होगा, लेकिन क्या एमोरफस सॉलिड में नहीं होगा। ठीक है, 6 पॉइंट है कि क्रिस्टलाइन सॉलिड एन आइसोट्रॉपिक है। क्रिस्टलाइन सॉलिड जो है वो क्या है, एन आइसोट्रॉपिक है, एन आइसोट्रॉपिक। और जो 6 इसमें आएगा वो क्या है, आइसोट्रॉपिक। ये क्या हो गया, एन आइसोट्रॉपिक। एन आइसोट्रॉपिक का मतलब क्या, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, कुछ प्रॉपर्टी जैसे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, जैसे कंडक्टिविटी है, वैसी प्रॉपर्टी, ये कैसे स्ट्रक्चर है, 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर है, तो वो 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर से नीचे का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स फाइंड करो, तो वो वैल्यू साइड से रिफ्रैक्टिव इंडेक्स फाइंड करो, उससे क्या होगी, डिफरेंट होगी। मतलब हर एक डायरेक्शन के थ्रू उसकी प्रॉपर्टी क्या होती होगी, चेंज। कैसी प्रॉपर्टी, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, कंडक्टिविटी, वैसी टाइप की प्रॉपर्टी। और वो प्रॉपर्टी मतलब सेम प्रॉपर्टी कोई अलग अलग डायरेक्शन पे अलग अलग वैल्यू दिखा सकती है, तो उसे क्या बोलेंगे, एन आइसोट्रॉपिक। लेकिन आइसोट्रॉपिक मतलब क्या, कि ऑल डायरेक्शन, कुछ भी डायरेक्शन ले लो, वहां से उसकी प्रॉपर्टी क्या होगी, चेंज नहीं होगी, वो सेम होगी। जो नीचे से दी उसकी प्रॉपर्टी वैल्यू है, वही प्रॉपर्टी की वैल्यू साइड से भी होगी, ऊपर से भी होगी, यहाँ से भी होगी, मतलब वो प्रॉपर्टी सेम होगी, तो उसे क्या बोलेंगे, आइसोट्रॉपिक। और जिसकी प्रॉपर्टी अलग अलग डायरेक्शन में अलग अलग होती है वो क्या होगी, एन आइसोट्रॉपिक। ओके, तो ये क्या हो गया, एन आइसोट्रॉपिक है, आइसोट्रॉपिक। फिर 7 पॉइंट, these are
ट्रू सॉलिड। कैसे सॉलिड है? दीज आर ट्रू सॉलिड। और ये क्या हो गए? सूडो सॉलिड। मतलब ये कैसे सॉलिड हो गए? सूडो सॉलिड। अभी ये सूडो सॉलिड और ये सॉलिड में क्या फर्क है? तो सूडो सॉलिड एंड ट्रू सॉलिड, ये दोनों में फर्क ऐसा है कि ट्रू सॉलिड मतलब जो सॉलिड है वो उसके फिक्स वॉल्यूम है, फिक्स है, तो उसमें कोई भी चेंज नहीं है। लेकिन ये सूडो सॉलिड को आप सुपर कूल्ड लिक्विड भी बोल सकते हो। क्या होता है कि कुछ पुरानी बिल्डिंग के कांच ग्लास देखोगे तो उसमें क्या होगा कि वो ग्लास ऐसे अगर वर्टिकली पड़ा हुआ है तो आफ्टर सम इयर्स, मतलब बहुत सारे साल के बाद, 50 साल 100 साल वैसे साल के बाद, ये जो ग्लास है उसके ऊपर के पार्टिकल्स धीरे धीरे कहाँ आने शुरू हो जाएंगे? नीचे आना शुरू हो जाएंगे। ओके, धीरे धीरे कहाँ जाएंगे? नीचे। इसकी वजह से होगा क्या? ये ग्लास के नीचे की थिकनेस थोड़ी ज्यादा हो जाएगी और ऊपर की थिकनेस कम हो जाएगी। हमने ऐसा पढ़ा कि सॉलिड के पार्टिकल्स फ्लो नहीं कर सकते। तो हाँ, फ्लो तो नहीं कर सकते, लेकिन ये कब होता है? 50 साल 100 साल इतने साल बाद इसमें ऐसे कुछ चेंजेस दिखते हैं। इसलिए इसको क्या बोलते हैं कि परफेक्टली सॉलिड नहीं बोल सकते, इसलिए इसको क्या नाम दे दिया? सूडो सॉलिड। लेकिन ये क्या है? ट्रू सॉलिड। इसमें ऐसा कोई चेंज आता नहीं है, वो जैसे है वैसे के वैसे ही रहते हैं आफ्टर मेनी इयर्स, उसके अंदर कोई चेंज नहीं होता। इसके एग्जाम्पल ले लेते हैं। क्रिस्टलाइन सॉलिड के एग्जाम्पल क्या है? क्रिस्टलाइन सॉलिड्स के एग्जाम्पल है, क्या क्या आएगा इसके अंदर? क्रिस्टलाइन के अंदर एक तो आप NaCl बोल सकते हो, सॉल्ट, वो क्या है? एक टाइप का क्रिस्टलाइन सॉलिड है। फिर आता है डायमंड। डायमंड भी क्या है? सॉलिड। कैसा सॉलिड? क्रिस्टलाइन सॉलिड जिसके अंदर पैटर्न फिक्स होती है। फिर आएगा क्वार्ट्ज, ये भी एक टाइप का क्या है? क्वार्ट्ज भी एक टाइप का क्रिस्टलाइन सॉलिड है। ओके, और यहाँ पर एग्जाम्पल में कौन सा आएगा? एमोर्फस सॉलिड में एक तो आएगा प्लास्टिक, फिर क्या आ सकता है? ग्लास। ओके, प्लास्टिक से ग्लास है, सिलिकॉन एटसेट्रा। तो ये सब क्या है? एमोर्फस सॉलिड है। ओके, जिसके अंदर प्रॉपर्टी क्या होगी जो हमने अभी तक एमोर्फस के अंदर देखी वो। और यहाँ पर क्या है? क्रिस्टलाइन सॉलिड के अंदर ये तीन से ज्यादा बहुत सारे एग्जांपल क्या हो सकते हैं? क्रिस्टलाइन के हो सकते हैं, NaCl, डायमंड, क्वार्ट्ज, ये सब कैसे है? ये सब आप क्या बोल सकते हो? क्रिस्टलाइन सॉलिड बोल सकते हो। ठीक है, तो ये दोनों आपको डिफरेंस के तौर पे भी याद रखने हैं और किसके क्लासिफिकेशन के बेसिस पे है? अरेंजमेंट ऑफ पार्टिकल्स। ठीक है, आज के वीडियो में इतना ही रखते हैं कि कौन सा हमने टॉपिक देख लिया। एक तो सॉलिड, उसके कैरेक्टरिस्टिक्स और उसका क्लासिफिकेशन, जिस 2 पॉइंट में क्लासिफिकेशन है ऑन द बेसिस ऑफ ऑर्डर ऑफ अरेंजमेंट ऑफ पार्टिकल्स एंड सेकंड है ऑन द बेसिस ऑफ इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, जिसके अंदर से हमने फर्स्ट आज के वीडियो में देख लिया कौन सा? क्रिस्टलाइन सॉलिड और एमोर्फस सॉलिड। किसके बेसिस पे था? ऑर्डर ऑफ पार्टिकल्स, अरेंजमेंट ऑफ पार्टिकल्स। ओके, बाकी का जो सेकंड पॉइंट है वो हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। ठीक है, ये वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक करें, इस चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें। और एक नई बात, हमारे एकेडमी की एप्लीकेशन लॉन्च हो चुकी है, जिसके अंदर आपको ऐसे बहुत सारे वीडियोस, कुछ वीडियोस हमने डाल दिए हैं, उसके अंदर एडिंग शुरू हो चुका है। उसके अंदर आपको मेरा हैंड रिटन नोट्स भी मिल जाएगा, वो धीरे धीरे एक चैप्टर का अपलोड करना भी शुरू कर दिया है। ठीक है, तो आज ही हमारी एप्लीकेशन एक्सेल अभ्यास एजुकेशन हब को डाउनलोड करें, जो आपको आपके प्ले स्टोर पे, गूगल प्ले स्टोर पे मिल जाएगी। और उसके अंदर बहुत सारे ऐसे मटेरियल्स और वीडियोस देखे जो आप घर बैठे आराम से उसके अंदर पढ़ सकते हो। ठीक है, तो मिलते हैं अभी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय, स्टे होम, स्टे सेफ, टेक केयर।